बच्चों बच्चों आज हम करने जा रहे हैं बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम क्या कहता है? दिस थ्योरम स्टेट्स दैट फॉर द स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ एन आइडियल लिक्विड, ठीक है, कभी भी कोई भी आइडियल लिक्विड जब फ्लो करता है तो उसकी जो टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी हम किसे कहते हैं बेटा? प्रेशर एनर्जी प्लस में पोटेंशियल एनर्जी प्लस में काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास रिमेन कांस्टेंट एट एवरी क्रॉस सेक्शन एरिया थ्रू द पाइप। ठीक है, सपोज करो बेटा यहाँ पे कोई एक लिक्विड फ्लो कर रहा था, ठीक है, तो लिक्विड फ्लो कर रहा था, कोई स्ट्रीमलाइन फ्लो कर रहा था। यहाँ पे देखो लिक्विड का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, यहाँ पे हमने A1 मान रखा है और यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया को हमने A2 मान रखा है। तो A1 एंड A2 आर द क्रॉस सेक्शन एरियाज ऑफ दिस पाइप। ये देखो पाइप का ना क्रॉस सेक्शन एरिया बराबर नहीं है, यहाँ पे जो A1 है वो बड़ा है A2 से, ठीक है। तो जहाँ पे आप जानते हो एरिया जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा वेलोसिटी के, ठीक है, किसके? वेलोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर यहाँ का एरिया ज़्यादा है तो यहाँ वेलोसिटी कम होगी, स्ट्रीमलाइन फ्लो की वेलोसिटी कम होगी। यहाँ पे एरिया कम है तो यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी, यानी V2 वेलोसिटी ज़्यादा है तो V2 वेलोसिटी ज़्यादा है V1 वेलोसिटी से, ठीक है। अब स्ट्रीमलाइन फ्लो में, ठीक है, किसी भी जगह पे, ठीक है, जो भी आपका टोटल एनर्जी होगा यानी प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और इसको आपको प्रूफ करके दिखाना है बर्नौलीज थ्योरम में, ठीक है। तो देखिए हम निकालते हैं द मास ऑफ द लिक्विड m, ठीक है, किसी भी लिक्विड का मास m निकालते हैं, द मास ऑफ द लिक्विड m ऑफ द क्रॉस सेक्शन पर सेकेंड, ठीक है। अब मास निकालते हो उस लिक्विड का जो क्रॉस पर सेकेंड क्रॉस हो रही है थ्रू एनी सेक्शन ऑफ द ट्यूब इन अकॉर्डिंग्स विद द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। आपने माना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे m मास पास हो रहा है पर यूनिट पर सेकेंड, ठीक है, थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द ट्यूब। मतलब यहाँ पे किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से जो मास पास हो रहा है पर सेकेंड वो कैसे निकलेगा बेटा? तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से आपने देखा A1 V1 रो इज इक्वल टू A2 V2 रो इज इक्वल्स टू मास के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो जब हमने रो को मास से डिवाइड कर दिया, रो से डिवाइड कर दिया, तो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 इंटू m बाई अपॉन में m बाई v बन गया। तो m बाई रो बनते ही वो वॉल्यूम बन गया, ठीक है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से यानी A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से देखो बेटा, द मास ऑफ द लिक्विड m, ठीक है, लिक्विड m जो मतलब एक लिक्विड है जिसका मास m है, वो क्रॉस कर रहा है पर सेकेंड किसी भी क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया ऑफ द ट्यूब को, तो उसका जो वैल्यू आएगी वॉल्यूम की वो हो जाएगी A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 इज इक्वल टू वॉल्यूम, ठीक है। अब ये आई कैसे आपको पता है? देखो आप जानते हो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है आपका एरिया इंटू लेंथ, ठीक है। आप सभी को पता है वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू लेंथ होता है, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपने मान रखा है A1 है, ठीक है, और लेंथ कितना है आपने मान रखा है? लेंथ जो भी क्रॉस हो रहा है उसको L आपने कंसिडर्ड कर रखा है, L लेंथ कंसिडर्ड कर रहा है, ठीक है। बट वॉल्यूम आपको निकालना है पर यूनिट सेकंड, ठीक है, पर यूनिट सेकंड, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ पर यूनिट टाइम। तो यहाँ से भी आपको टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा A1। और देखो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होता है वेलोसिटी V1, तो ये क्या आ जाएगा बेटा? वॉल्यूम पर यूनिट सेकेंड, ठीक है, A1 V1 के बराबर आ जाएगा। आपने पर यूनिट सेकेंड कितना वॉल्यूम एक किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से पास हुआ तो A1 V1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब निकालते हैं फोर्स, ठीक है, फोर्स ऑन क्रॉस सेक्शन A, ठीक है, क्रॉस सेक्शन A पे कितना फोर्स लगेगा उसको हमने कंसिडर्ड करा F1 है। तो फोर्स क्या होता है? प्रेशर इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो हमने निकाला ये A पे इतना लग रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A पे, ठीक है, कहाँ गया? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A पे, यहाँ पे इतना फोर्स लग रहा है, ठीक है। और फोर्स ऑन क्रॉस सेक्शन B पे कितना लग रहा है? F2 फोर्स लग रहा है, तो ये हो जाएगा P2A2 हो जाएगा, P2A2 हो गया, ठीक है। P क्या है? प्रेशर है, और P1 प्रेशर यहाँ पे है, यहाँ का प्रेशर P1 है, यहाँ का प्रेशर P2, P1 प्रेशर P2 प्रेशर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 A2, वेलोसिटी V1 V2, ये H1 हाइट पे है, ये H2 हाइट पे है, ठीक है, ओके। तो ये आपने फोर्स निकाल लिया। अब आपको पता है वर्क डन क्या होता है? आपको पता है वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब हम निकालेंगे वर्क डन पर यूनिट सेकेंड, ठीक है, वर्क डन पर यूनिट सेकेंड, ठीक है, ऑन द लिक्विड, ठीक है, बाय द प्रेशर एनर्जी, बाय द प्रेशर एनर्जी एट सेक्शन A,
ठीक है। प्रेशर की वजह से जो फोर्स लग रहा है और उसमें डिस्प्लेसमेंट आ रही है, हम निकाल रहे हैं वर्क डन पर यूनिट सेकेंड ऑन द लिक्विड बाय द प्रेशर एनर्जी एट क्रॉस सेक्शन एरिया ए। ठीक है, कितना वर्क डन किया पर सेकेंड, ठीक है, प्रेशर ने किसी भी लिक्विड को डिस्प्लेस करने के लिए। तो वो क्या होता है बेटा, आपने वर्क डन पर यूनिट सेकेंड निकाला तो वो आ जाएगा P1 A1 इंटू V1। ठीक है, क्यों आया बेटा P1 A1 इंटू V1? तो देखो बेटा, आपने वर्क डन निकाला पर यूनिट टाइम, ठीक है, तो वो हो जाता आपका P1 इंटू A1 इंटू जो भी लेंथ ट्रैवल करता, ठीक है, जो भी लेंथ ट्रैवल करता और यहाँ पे टाइम T से डिवाइड करा तो यहाँ भी टाइम T से डिवाइड हो जाता। तो फिर से ये कितना आ जाता P1 A1 और ये V1। तो ये वर्क डन आपने निकाला पर यूनिट सेकेंड, टाइम हो गया यूनिट टाइम, तो वर्क डन पर यूनिट। तो बच्चों देखो, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू P1 A1 इंटू L/T। ठीक है, तो L/T क्या हो जाएगा, V1 यानी वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज वेलोसिटी। ठीक है, तो वर्क डन पर टाइम था तो पर सेकेंड आपको लेना है, तो वो हो जाएगा P1 A1 V1। ठीक है, वेलोसिटी। अब सेक्शन बी के लिए क्या हो जाएगा, P2 A2 V2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो A2 V2 और A1 V1 क्या है, वॉल्यूम के बराबर है। तो अब हम निकालेंगे नेट वर्क डन पर सेकेंड। ठीक है, तो जब हमने निकाला नेट वर्क डन पर सेकेंड तो वह आ गया P1 V1 माइनस P2 V2, मतलब दोनों ही एंड का जो वर्क डन था उसका जो हमने डिफरेंसेस ले लिया वो नेट वर्क डन पर सेकेंड आया। ठीक है, इसकी वैल्यू इतनी आ गई। अब हम निकालते हैं दोनों, देखो दोनों एंड्स के बीच का कितना अंतर है पोटेंशियल एनर्जीज का। ठीक है, इस वाले एंड का ए का और बी में दोनों में कितना अंतर है, किसका बेटा, पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, तो देखो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट सेकंड निकालते हैं। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट सेकंड, तो ये निकलेगा, ठीक है, कितना निकलेगा, mgh2 माइनस mgh1। ठीक है, दोनों एंड्स का। ठीक है, ऐसे ही हम इसके साथ निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड ऑफ दैट लिक्विड फ्लो, तो ये आ जाएगा हाफ mv2 का स्क्वायर माइनस हाफ mv1 का स्क्वायर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी थ्योरम, यहाँ से क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, जो क्या कहती है, ठीक है, जो क्या कहती है, देखो नेट वर्क डन पर सेकेंड, ठीक है, नेट वर्क डन पर सेकेंड, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वर्क डन, ठीक है, इज इक्वल्स टू होता है नेट, ठीक है, आपका होता है पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी पर सेकेंड, ठीक है, प्लस में इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड। ठीक है, यानी काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड, और ये वही है, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी और इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। और नेट वर्क डन पर सेकेंड आपने कितना करा है, P1 V1 माइनस P2 सॉरी ये V1 नहीं है, ये वॉल्यूम है। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम है। ठीक है, वॉल्यूम P2V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mgh2 माइनस mgh1 प्लस हाफ mv2 का स्क्वायर माइनस हाफ mv1 का स्क्वायर। ठीक है, दिख रहा है आपको, ओके। बट अब देखो क्या हो जाएगा, हम h1 वाली चीज़ों को इधर लेकर के आते हैं और v1 वाली को, तो ये हो जाएगा P1V प्लस ये इधर आ जाएगा तो क्या बच जाएगा, mgh1 प्लस हाफ mv1 का स्क्वायर, और इसको उधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा mgh2 प्लस में P2V प्लस में हाफ mv2 का स्क्वायर। ये आ गया आपका। ठीक है, ये एक वैल्यू आ गई। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, पूरी वैल्यू को डिवाइड m बोथ साइड। ठीक है, ठीक है, हम डिवाइड कर रहे हैं मास से दोनों तरफ। ठीक है, तो क्या आएगा, हम मास से हर जगह दोनों जगह डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, P1V अपॉन में m प्लस gh1 प्लस हाफ v1 स्क्वायर इज इक्वल टू gh2 प्लस P2V अपॉन में m प्लस हाफ v2 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो बेटा, तो मास से डिवाइड करते ही क्या आ जाएगा, P1V। अब आप जानते हो Vm बाई V क्या था, डेंसिटी थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P1 डेंसिटी प्लस gh1 प्लस हाफ v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये क्या होगा बेटा, देखो यहाँ पे P1 मतलब ये एनर्जी, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, gh1 प्लस हाफ mv स्क्वायर, ये क्या है बेटा, ये जो gh है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, और ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। तो अब ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट के इक्वल ही तो होगा,
क्योंकि हम अगर इनका डिफरेंस करेंगे तो कोई एक वैल्यू आएगी, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, अगर मैं इस वाली वैल्यूज़ में से, मतलब इस पूरी वैल्यूज से इन सबको इधर लेकर के आऊँगा तो क्या होगा, ये माइनस होंगी इस वाली वैल्यूज से। तो अगर ये माइनस हो रही हैं तो क्या होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू ही तो आएगा। और बर्नौलीज थ्योरम क्या कहता है, बर्नौलीज थ्योरम कहता है किसी भी स्ट्रीमलाइन फ्लो पे जो टोटल एनर्जी होती है, द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, ठीक है, पर यूनिट मास जो होता है वो क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है। कहीं पे भी निकालो आप, कहीं पे भी निकालो तो प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है, कांस्टेंट होगा। तो ये हमने बर्नौलीज थ्योरम को प्रूफ कर दिया। तो फिर से एक बार देख लो बेटा, बर्नौलीज थ्योरम ये सब कहता है, आपने चीज़ें कंसिडर्ड करी, कंसिडर्ड करने के बाद, ठीक है, छोटी सी शॉर्टकट में डेरिवेशन करवाई है आपको मैंने। तो इससे क्या हुआ बेटा, आपने सबसे पहले क्या निकाल लिया, पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली, काइनेटिक एनर्जी निकाल ली, और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से आपका वॉल्यूम की वैल्यू आ गई थी। फिर आपने क्या निकाला, सेक्शन बी और ए पे कितना वर्क डन पर सेकंड हो रहा है, ये निकाल करके एनर्जी ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम में पुट कर दी, जिससे क्या हुआ, लास्ट में आपका ये इक्वेशन आ गया। अब बर्नौलीज थ्योरम से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको है, ठीक है, जो क्या कह रहा है यहाँ पे देखो बेटा, आप लोगों को पता है, तो बच्चों देखो इससे ये रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इट इज एडवाइज नॉट टू स्टैंड नियर अ रनिंग ट्रेन, वाई, ठीक है, चलती हुई ट्रेन के पास में खड़ा क्यों नहीं हुआ जाता, ये क्यों एडवाइस किया जाता है बेटा। तो देखो, व्हेन फास्ट मूविंग ट्रेन पासेस ऑन अ रेल, ठीक है, अगर कोई फास्ट मूविंग ट्रेन है, पास हो रही है पास से, देन द वेलोसिटी ऑफ द एयर स्ट्रीम इन बिटवीन द रेल एंड द पर्सन स्टैंडिंग नियर रेल विल बी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू वेलोसिटी एयर स्ट्रीम ऑन द अदर साइड ऑफ द पर्सन, ठीक है। सपोज करो ये एक पर्सन है, ठीक है, ये एक पर्सन है, ये खड़ा है किसी रेलवे ट्रैक पे, यहाँ से ट्रेन गुजर रही है, ठीक है, यहाँ से ट्रेन गुजर रही है, इसका आखिरी पॉइंट है, प्लेटफॉर्म के पास से ट्रेन गुजर रही है और एक आदमी यहाँ पे खड़ा है। तो इन ट्रेन और इंसान के बीच का जो वेलोसिटी है, एयर की वेलोसिटी है, वो बहुत ज़्यादा होगी, और ये v2 वेलोसिटी क्या होगी बेटा, बहुत कम होगी, v1 वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द बर्नौलीज थ्योरम द प्रेशर ऑफ एयर विल बिकम लो इन बिटवीन द पर्सन। अब बर्नौलीज थ्योरम के हिसाब से अगर यहाँ पे स्पीड बढ़ गया है तो प्रेशर को घटना पड़ेगा, क्या होगा, प्रेशर को घटना पड़ेगा, तभी तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, है ना। बर्नौलीज थ्योरम ने कहा है कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, किसी भी लिक्विड के किसी भी जगह पे अगर ले लोगे तो जो फ्लो होती है वो कांस्टेंट रहती है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पे अगर वेलोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो टोटल एनर्जी को कांस्टेंट करने के लिए प्रेशर की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द बर्नौलीज थ्योरम द प्रेशर ऑफ एयर विल बिकम लो इन बिटवीन पर्सन एंड द रेल एंड इज हाई ऑन अदर साइड। और यहाँ का जो प्रेशर है P2 प्रेशर वो ज़्यादा हो जाएगा, यानी P2 प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा P1 प्रेशर से। एज अ रिजल्ट द प्रेशर डिफरेंस अ थ्रस्ट एक्ट ऑन द पर्सन विच में पुश द पर्सन टुवर्ड द रेल। अब प्रेशर के डिफरेंस की वजह से यहाँ से एक थ्रस्ट क्या होगा, थ्रस्ट एक्ट लगेगा जो पर्सन को ट्रेन की तरफ धक्का दे देगा, ठीक है, जो धकेलेगा, जिससे क्या होगा, पर्सन टकरा सकता है ट्रेन से और एक्सीडेंट हो सकता है। इसीलिए एडवाइस नहीं किया जाता कि एक चलती हुई जो ट्रेन स्पीड से गुजर रही है उसके पास आप खड़े हो। ओके बेटा, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना अच्छे से, ये रही पूरी आंसर, ठीक है।